मुझे मगध का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दीजिए। आप छोड़िए मुझे पीड़ा हो रही है। आप तो एक माँ है, आपको तो पता होगा कि जब एक स्त्री गर्भ से होती है तो सावधानी आवश्यक है। सावधानी आवश्यक है, पर केवल तभी जब बच्चे को जीवित जन्म देना हो। हमारे सैनिक जो गलियारे में थे सब मारे गए। कोई है जो अंदर प्रवेश कर चुके हैं। चलो। मेरी प्रिय वधू धर्मा, मुस्कुराओ नहीं। तुम्हारा मूर्ख पुत्र यदि जीवित प्रवेश कर गया है तो मृत होकर ही निकलेगा यहां से। उसने जन्म लेते मृत्यु को पराजित कर दिया था, जो अब तक करता आ रहा है। आप और आपके सैनिक उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। मैंने सदैव उसे अहिंसा के मार्ग पर चलना सिखाया, पर आज यदि उसे मगध में धर्म की स्थापना के लिए अपने पितामही की हत्या करनी पड़े तो भी मैं उसे नहीं रोकूंगी। उधर देखो। मारना चाहिए था। तो फिर मारा क्यों? अशोक और सुशीम की प्रतीक्षा करने की इच्छा जो थी पूरी हो गई प्रतीक्षा। मंद बुद्धि कहीं की। हमारा नहीं, ये मीर का प्रस्ताव था कि सुशीम और अशोक को नियंत्रित रखने के लिए इन्हें जीवित रखना आवश्यक है। मीर की बात जब जब सुनी है तो हानि पहुंची है हमें। ये कौन सी बात हुई? अगर ऐसी बात है तो मैं इन्हें अभी मार देता हूं। आक्रमण हो गया है। क्या? जब मेरे दोनों भाई मेरे साथ हैं तो फिर हमें और हमारी एकता को कोई पराजित नहीं कर सकता। चलो। हाँ, भले ही आपने पुत्र और मां के संबंध को कलंकित किया हो, किंतु मेरे पुत्र संबंधों का मान रखना भली भांति जानते हैं। वो आपको पराजित करके ही रहेंगे। कलिंग की दिशा से मगध के सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी आई है।
क्या अशोक उनके साथ है? नहीं, राधा गुप्त है। एक कोई और भी है, लेकिन वो अशोक नहीं था। कल्पना भी नहीं की थी ना। अब तक आप विदेशियों ने हमारे परिवार के बीच भिन्नता देखी है, लेकिन आज एकता और अखंडता देखेंगे। हमारा परिवार एक वृक्ष के शाखाओं के भांति अलग अलग दिशाओं में बढ़ सकता है, किंतु उसकी जड़ें तो एक ही होती है ना। और वो जड़ हमारे संस्कारों में इतनी गहरी उतरी हुई है कि आप जैसे खोखले लोगों को समझ पाना संभव नहीं है। इससे पहले कि ये हमारा सामना करने के लिए तैयार हो जाए, आक्रमण कर दो। जय जननी, जय जननी, जय जननी। हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार नहीं है। मत भूलिए, ये आखिरी बाजी अभी भी हमारे हाथ है। तलवारें नीचे। वो कहते हैं ना कि मरा हुआ हाथी भी बहुत कीमती होता है। अब ये सम्राट हमारा सुरक्षा कवच बनेगा जब तक हमारी सेना मौर्यों की सेना के बराबर न पहुंच जाए। ले चलो इन्हें बाहर। हर हर महादेव। ये उपयुक्त समय है आक्रमण करने का, उन्हें चकित करने का। यदि हमने हेलेना या निकेटर को पकड़ लिया तो खेल हमारे हाथ में होगा। नहीं भ्राता अशोक, मत जाइए। यामक, हम पर आक्रमण हुआ है और तुम मुझे रोक रहे हो। आप मीर खुरासन को नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति जीतने के लिए अपने नवासे की गर्दन पर तलवार रख सकता है, वो आपके साथ क्या करेगा? कल्पना तो कीजिए। यामक, मैं तुम्हारी चिंता समझ सकता हूं, पर यह युद्ध है मेरे भाई, युद्ध। मुझे अपनी सुरक्षा की चिंता ना करते हुए उन शत्रुओं का सामना करना ही होगा। और अभी ही समय है। यदि उन्होंने माता धर्मा की हत्या कर दी तो? माँ को ही क्यों? हम माता धर्मा को ही नहीं, माता सुब्रशी, माता चारुमित्रा, जब पिताजी महाराज को ही। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी किसी भी अनहोनी के उत्तरदायी बने। मेरी अपनी माँ की मृत्यु पहले ही हो चुकी है, जो कहीं ना कहीं से आपके कारण ही हुई है। हम एक भाई खो चुके हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं आपको ही कारण माना गया है। पुनः ऐसी भूल मत करिए भैया। यामक, मेरे पास कोई विकल्प नहीं है। यदि मैंने प्रयास भी नहीं किया तो उसके परिणाम किसी को भी कुछ भी हो गया, तो भी मैं अपने आप को नहीं भ्राता अशोक, आपको अपने भाई की, अपने मित्र की सौगंध है। अशोक को रोककर मैंने पितामही को अवसर दिया है कि वो इस परिस्थिति से बाहर निकल सके। मीर, गति बढ़ाओ, समय नहीं है। वो कभी भी प्रवेश कर सकते हैं। चलो जल्दी। जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी, जय जननी। घुटने टेको। असंभव। मेरी प्रजा, मेरे सैनिक जिस साहस से लड़ रहे हैं,
संभवतः बहुत शीघ्र ही आप सबको अपने घुटने टिकने होंगे। सम्राट नहीं। महादेव, हर हर महादेव। जहां हो वहीं पर रुक जाओ। यदि अपने सम्राट को जीवित देखना चाहते हो तो अपने हथियार डाल दो और पीछे चले जाओ। क्यों रोका तुमने मुझे सियामक? यदि हमने उसी समय आक्रमण कर दिया होता तो अब हमारी कार्यता का दंड सबको भुगतना पड़ेगा। मुझे क्षमा कर दीजिए भ्राता। हम केवल 10 काश तक प्रतीक्षा करेंगे। यदि तुम्हारी सेना पीछे नहीं हटी या समर्पण नहीं किया तो बिंदुसार को तुम्हारे सामने ही मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। नहीं। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। एक, सुशील मेरे कहने पर सेना को लेकर आए। सम्राट को गोबर पीछे मारने का क्या लाभ? ईश्वर, कैसा संकट आ गया। तो समर्पण ही करना उचित होगा। समर्पण कर दीजिए। यदि कल युद्ध समाप्त करना है तो आज हम सबका जीवित रहना आवश्यक है। इसमें तो अपना अहंकार सामने मत लाइए। त्यजेत कुलार्थे पुरुषम ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत। परिवार के हित के लिए किसी एक सदस्य का और ग्राम के हित के लिए किसी परिवार का परित्याग कर देना चाहिए। और ये मुझे उस महान व्यक्ति ने सिखाया था जिनका शीश अभी तेरी तलवार के नीचे है। मेरे पिताजी, मेरे पूर्वज, मेरे गुरुजन सबने मुझे यही सिखाया कि यदि प्रजा और राज्य की रक्षा करना चाहते हो तो सबसे पहले व्यक्तिगत स्वार्थ को मिटाना आवश्यक है। ये वंश महान चंद्रगुप्त मौर्य का है और मैं महान सम्राट बिंदुसार का पुत्र हूं सुशील। क्रिकेटर, जब जब तुम जैसे शत्रु हमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ और राज्य के हित में चयन करने के लिए कहेंगे, तब तब हम हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ को परित्याग करते हुए हमारी प्रजा और हमारे राज्य का हित देखेंगे, उसकी जय सुनिश्चित करेंगे। यही परंपरा है हमारे परिवार की, यही सभ्यता है इस भूमि की। यदि मैं आज पिताजी महाराज के प्राण बचाने के लिए आत्मसमर्पण कर तो ऐसा जीवन प्राप्त होने के पश्चात पिताजी महाराज से अधिक कष्ट और किसी को नहीं होगा। इसलिए हम शस्त्र नहीं डालेंगे। आज युद्ध होगा निकटर और निर्णायक युद्ध होगा।
तो अब बिंदुसार को मरता हुआ देखो। ये तुमने क्या कर दिया सुशीम? मैंने तुम्हें समर्पण करने के लिए कहा। ये आचार्य, आपके आदेश मुझ पर बाध्य नहीं है। और क्या यदि मेरे स्थान पे अशोक होता तो उसे भी आत्मसमर्पण करने के लिए कहते आप? तो सुशीम ने क्या कर दिया? ऐसे समय पर भी राष्ट्रवाद के नाम पर अपना व्यक्तिगत लाभ सुनिश्चित करना चाह रहे। ये मेरे लिए बहुत कठिन है, पर मेरे पास तुम्हारे लिए एक प्रस्ताव है। तुमने जो भी किया उसका प्रमुख उद्देश्य प्रतिशोध है ना? मैं तुम्हारे लिए प्रतिशोध का दूसरा उपाय देता। मगध के उत्तराधिकारी के प्राण ले लो, मेरे प्राण ले लो, पिताजी महाराज को छोड़ दो। तुम्हें यहां से सुरक्षित वापस लौटने दिया जाएगा। मैं अपने अंतिम इच्छा के रूप में पिताजी महाराज से तुम्हें स्वीकृति दिला दूंगा। नहीं पुत्र, मैं तुम्हें ये बलिदान देने नहीं दूंगा। एक और पुत्र को अपने सामने प्राण त्यागते देखने से अच्छा है मैं अपने स्वयं के प्राण त्याग दूं। ये सुशीम क्या पहले से ही इतना बड़ा पिता भक्त और देशभक्त था? मेरी तो समझ में नहीं आता। ऐसे तो ये लोग किसी की परवाह नहीं करते, लेकिन अगर कोई भारी संकट इन पर आ जाए तो फिर ये राष्ट्रवाद और एकता के गुण गाने लगते हैं। नहीं, राष्ट्रभक्ति का उद्देश्य कुछ और ही है। धूर्तता में ये सुशीम हम यूनानियों से बहुत आगे है। वो केवल अपना लाभ सुनिश्चित कर रहा है। वो अपने प्राण देने की बात कर रहा है। वो जो किसी और के लिए अपने रक्त की एक बूंद भी ना दे। पिताश्री, इसकी बातों पर विश्वास मत रखिए। आत्मसमर्पण या बिंदुसार की मृत्यु, चुन लो तुम। ऐसे भी तुम जैसे गीदड़ के रक्त से हमारी प्यास नहीं बुझने वाली, क्योंकि सत्य तो यह है कि तुम्हारे होने न होने से मौर्य वंश को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम अशोक नहीं हो। तुम युवराज नहीं हो, अशोक है। तुम उत्तराधिकारी नहीं हो, अशोक है। तुम कुछ भी नहीं हो। समय नहीं है हमारे पास, शीघ्र ही निर्णय लो। उस दिन जो मैंने शिविर में देखा उससे स्पष्ट है कि इनके पास और सेना नहीं होगी। यदि मैंने इनका प्रस्ताव स्वीकारा नहीं, पिताजी महाराज की हत्या होगी, प्रजा क्रोधित होगी, इनसे युद्ध करेगी, इनका पराजय और अशोक के स्थान पे मैं महत्वपूर्ण सिद्ध हो जाऊंगा। उचित है, राज्य के हित से बढ़कर कोई हित नहीं। जय जननी! जय जननी! जय जननी। हाँ पुत्र, तुमने बिल्कुल ठीक किया।
निस्वार्थ होकर ऐसे निर्णय ही एक सिंहासन के उत्तराधिकारी की उसकी योग्यता का परिणाम। सम्राट! नहीं, दुखी नहीं, गर्वित होने का समय है ये। मेरे संस्कार आज मेरे पुत्र में प्रत्यक्ष है। एक पंथ, दो काज।